हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज में। और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर जो कि है इंश्योरेंस क्लेम का। बेटा एक बहुत ही आपके पास आसान सा चैप्टर है। इसके अंदर में हम दो पर्टिकुलर टॉपिक्स को करते हैं। सो चलिए बेटा हम अपने पास में इस लेक्चर को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो वेटेज है, जो मैं हमेशा आपको पहले वेटेज दिखाता हूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज यू कैन इजिली से कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। 10 नंबर का एक आपका क्वेश्चन आता ही आता है, एक अटेम्प्ट को छोड़कर हमेशा 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया। तो एक जनरल वेटेज 10 मार्क्स ऑफ दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। नाउ सबसे पहले जब चैप्टर की हम बात करते हैं इंश्योरेंस क्लेम की, तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इंश्योरेंस का मतलब होता है आप अपने रिस्क ऑफ लॉस को कवर करवाने जा रहे हैं विद द इंश्योरेंस कंपनी। जनरली दो प्रकार की इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, जनरल इंश्योरेंस होती है। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बेटा बात करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस दो प्रकार की, एक है लॉस ऑफ स्टॉक, एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी जो बेटा हमारा पहला मुद्दा आ रहा है, जो मेन पॉइंट आ रहा है, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। ना ये पॉलिसी क्या कहती है? इस पॉलिसी के अंदर बेटा हम अपने स्टॉक को कवर कराने जा रहे हैं। तो सडनली एक पर्टिकुलर डेट पे क्या होता है बेटा? इंसिडेंट ऑफ फायर होता है। सो लेटर से हमारा साल जो है वो अप्रैल टू मार्च है, और हमारे पास में बेटा इंसिडेंट ऑफ फायर हुआ है ऑन 31 ऑफ जुलाई। 31 जुलाई को बेटा गोडाउन में आग लग गई। अब हमें ये जानना है कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मिलेगा। बेटा उससे पहले ये जानना है कितने का नुकसान हुआ, उससे पहले ये जानना है कि गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा था। हमारे कुछ यहाँ पे छोटे छोटे सवाल उठ के आते हैं। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये उठ के आता है कि जिस दिन गोडाउन में आग लगी थी उस दिन मेरे गोडाउन में कितनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा था, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज बनाते हैं बेटा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। साल के बिगिनिंग से लेकर डेट ऑफ फायर तक, क्योंकि मेरे को 1 अप्रैल का स्टॉक तो पता है, पर मुझे 31 जुलाई का स्टॉक नहीं पता जिस दिन आग लगी। तो मैं फर्स्ट डे से लेके 31 जुलाई तक का बनाऊंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। इसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग बोला जाता है क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन रहा है, ये जानने के लिए क्लोजिंग स्टॉक कितना था आग वाले दिन। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें डलती है बेटा? सबसे पहले बेटा आता है ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट। जो भी चीजें कॉस्ट पे दिखनी होती है बेटा, ओपनिंग है, परचेज है, आपका क्लोजिंग तो निकल के आएगा कॉस्ट पे, वो सारी चीजें कॉस्ट पे आ रही है। ओपनिंग स्टॉक कौन सी तारीख का सर? 1 अप्रैल का। जितनी भी आपने परचेजेस करी बेटा, कब से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक की वो परचेजेस आ जाएगी। क्वेश्चन देगा सारी वैल्यूज को। तो अगर कोई रिटर्न्स है तो माइनस होगी, कोई सैंपल्स ड्राइंग्स के लिए निकाला तो माइनस हो जाएगा एट कॉस्ट। अगर वो सेल वैल्यू पे दे रहा है तो कॉस्ट पे लाएंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक कम या ज्यादा देता कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे लाएंगे। कोई कैपिटल खर्चा गलती जोड़े, मशीनरी खरीदी उसको जोड़ दिया बेटा इसके अंदर, तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे क्योंकि हमें परचेज लेनी है बिजनेस की, ठीक है ना। फिर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे अगेन 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के। और अगर इसमें भी कोई कैपिटल खर्चा जोड़ दिया, मान लो वेजेस का खर्चा, उसमें इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी की वेजेस जोड़ दी तो माइनस हो जाएगा। फ्रेट इनवर्ट का खर्चा, ये चीज होगी। फिर आती है बेटा आपकी सेल्स। सेल्स में बेटा क्या होता है? अगर कोई मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, मतलब कोई सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई तो है पर रिकॉर्ड नहीं हुई, वो किताबों में रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसे ऐड कर देंगे। अगर कोई अप्रूवल बेसिस वाली सेल है तो उसे माइनस करें। अप्रूवल बेसिस कौन से होते हैं बेटा? जो कस्टमर को दिया तो था पर कस्टमर ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया। अब हम तो सेल रिकॉर्ड कर चुके पर वो सेल है ही नहीं क्योंकि कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दिया, तो उसकी जितनी सेल वैल्यू वो यहां से माइनस हो जाएगी। जितनी अप्रूवल बेसिस वाली सेल हमारी टोटल सेल में जुड़ी हुई है और अभी तक उनका अप्रूवल नहीं आया, उसको हम टोटल सेल से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अभी तक सेल नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दिया। तो हम इसको अलग से दिखाते हैं पर स्टॉक विद कस्टमर। क्यों सर? बेटा जो गुड्स नहीं बिके वो मेरा स्टॉक है, पर वो मेरा स्टॉक ना कस्टमर के पास पड़ा, और मुझे चाहिए मेरे गोडाउन में फिजिकल स्टॉक कितना पड़ा था। तो अगर मेरा स्टॉक कहीं कहीं और पड़ा है, कस्टमर के पास पड़ा है, कंसाइनी को भेजा हुआ था उसके पास पड़ा है, तो बेटा उस स्टॉक को आप अलग करते हैं, उतने स्टॉक को आप अलग करते हैं ताकि आपके पास में ये पता चलेगा आपके गोडाउन में फिजिकली कितना स्टॉक है। तो आप जो बेटा ये सेल की वैल्यू आती है इसके ऊपर अप्लाई करते हो जीपी रेट, सेल्स इंटू जीपी रेट, और वो अप्लाई जैसे ही करोगे जीपी रेट हमारा निकल के आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर। कुछ छोटी छोटी चीजों का और हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि सर बेटा परचेजेस का मतलब यहां पे होता है जो गुड्स रिसीव हुए हैं, और सेल्स का मतलब होता है जो गुड्स एक्चुअली में डिलीवर हुए हैं। तो मान लीजिए कई बार क्या होता है, आग लगी 31 जुलाई को, 30 जुलाई को कुछ गुड्स गोडाउन में तो आ गए पर इनका इनवॉइस नहीं आया, तो आपने एक्चुअली परचेज टू क्रेडिटर की एंट्री अभी तक डाली नहीं, पर इनवॉइस नहीं आया, गुड्स आ चुके। तो बेटा जिस दिन आग लगी वो स्टॉक भी तो गोडाउन में पड़ा था, तो हमें परचेज को ऐड करना पड़ेगा। सो हमें फिजिकल स्टॉक के नजरिए से देखना पड़ता है फिजिकली गोडाउन में कितना था। ऐसी सेल मीन जहां पे गुड्स डिलीवर हो गया। अब अगर सेल का इनवॉइस तो काट दिया पर गुड्स कस्टमर अभी लेके ही नहीं गया गोडाउन से, तो वो सेल का पार्ट नहीं होगा,
तो सेल उतने से कम करेंगे तभी तो क्लोजिंग स्टॉक बड़ा दिखेगा। तो हमें यहाँ पे फिजिकल के हिसाब से देखना है, फिजिकल के हिसाब से। एक छोटा सा पॉइंट जीपी रेट को लेके बेटा क्या होता है, जीपी रेट जनरली आपको गिवन होगा तो हम उसे ही अप्लाई कर देंगे सेल्स के ऊपर। मान लो सेल्स है 6 लाख की और जीपी रेट है सीधा 20%, तो बेटा अगर कुछ नहीं दे रहा ना तो वो ऑन सेल है, तो सीधा 6 लाख का 20% करा, जीपी आ गया। पर अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली 20% ऑफ कॉस्ट लिखता है, स्पेसिफिकली लिखता है, तो बेटा उस केस में इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट 100 है तो आप 20 का प्रॉफिट ऐड करके कितने बेच रहे हो, 120 के सेलिंग प्राइस पे दे रहे हो। तो ऑन कॉस्ट तो 20% है बट ऑन सेल 20/120 हो गया, तो आपका जीपी बन जाएगा कितना, आपका 1 लाख आ जाएगा निकल के, ठीक है ना। देन अगर जीपी बेटा हमारा गिवन नहीं होता तो हम क्या करते, सर जीपी कैसे निकलेगा, बेटा जो आपके बिजनेस का जीपी है वो कैसे जानेंगे, सर पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के। तो आप पिछले सालों का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, क्वेश्चन उसकी इंफॉर्मेशन देता है, एक से ज्यादा साल का दिया होता है डाटा तो आप एवरेज कर देते हैं, सिर्फ एक ही साल होता है तो पिछले साल का अप्लाई कर देते हैं, जीपी निकालते और वो जीपी परसेंटेज निकालते और वो जीपी परसेंटेज जो भी पिछले साल की आती है वो हमारी करंट ईयर पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि हम यही मानते हैं हमारे बिजनेस का जीपी रेट सेम है अनटिल अनलेस क्वेश्चन कुछ और बोलते। सो हमारे जीपी रेट वही होता है जो पिछले साल का होता है। देन हमने ये तो जान लिया कि हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा होता है बेटा, अब हमें ये जानना होता है हमारे को नुकसान कितने का हुआ और हमें क्लेम कितना मिलेगा। तो इसमें बेटा दो केसेस आते हैं हमारे पास में बेटा, हो सकता है टोटल लॉस, हो सकता है पार्शियल लॉस। टोटल लॉस का मतलब होता है कि जितना गोडाउन में स्टॉक पड़ा था सारा जल गया, जितना गोडाउन में स्टॉक पड़ा था सारा जल गया। तो जब सारा ही जल गया बेटा तो वो होता है टोटल लॉस, 100% स्टॉक डिस्ट्रॉयड। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल केसेस, तो मान लो केस 1 में मेरा लॉस ऑफ स्टॉक है बेटा 2 लाख। मतलब ये कहां से पता चला, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना के जो क्लोजिंग स्टॉक आया था, क्योंकि वो सारा जल गया तो उतने का नुकसान पूरा होगा और मेरी पॉलिसी है 2.5 लाख की। तो बेटा 2 लाख का नुकसान हुआ, पॉलिसी 2.5 लाख की, इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी, सर 2 लाख देगी। भाई जब नुकसान ही 2 का हुआ है तो वो 2 पहला आके देगी, उससे ज्यादा कैसे दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी ये तो ना फायदा होने देगी, नुकसान ही 2 का हुआ। पर अगर पॉलिसी ही 1.5 लाख की है, 1,50,000 की पॉलिसी है बेटा, तो बेटा अगर 150 की पॉलिसी है तो इंश्योरेंस कंपनी विल रिस्ट्रिक्ट योर क्लेम अप टू 1,50,000, वो उससे ज्यादा देगी ही नहीं, क्योंकि आपने पॉलिसी जो करा रखी है वो तो कराई कितने की रखी है, मैक्सिमम 150। अगर उससे ज्यादा लॉस हो रहा है तो वो आप ही झेलोगे, तो अल्टीमेटली आपको मैक्सिमम 150 मिलेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट फिक्स हो गया। तो ये होता है टोटल लॉस, सिंपल है। लोअर कितना लोअर लेंगे, किस किस का, जितने का गोडाउन में स्टॉक पड़ा था, जितने का नुकसान हुआ वर्सेस जितने की पॉलिसी। और अगला केस होता है बेटा पार्शियल लॉस। पार्शियल लॉस होता है बेटा कि अगर कुछ स्टॉक सेव हो जाए और क्वेश्चन बताएगा कितनी वैल्यू का सेव हुआ, क्वेश्चन बताएगा कितनी वैल्यू, क्योंकि शायद किसी और गोडाउन में पड़ा था वहां सेव हो गया, बच गया ना स्टॉक, हमारा छोटे गोडाउन में पड़ा था, हमारे पास हमने एफर्ट्स लगा लिए, बचा लिया स्टॉक, तो वो सेल्वेज होती है जो स्टॉक हमारा सेव हो जाता है। अब हम ये चेक करते हैं बेटा पॉलिसी सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट। सफिशिएंट इनसफिशिएंट कैसे पता चलता है, गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा था वर्सेस कितने की पॉलिसी ले रखी है। तो जैसे पहला केस है, अगर मेरे गोडाउन में स्टॉक पड़ा था 2 लाख, ये कहां से आया बेटा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग से। सेल्वेज मुझे क्वेश्चन देगा कि मेरी सेल्वेज हुई 30 की, तभी तो पता चलेगा सेल्वेज है, तो नुकसान हुआ 170 का, पॉलिसी 2.5 लाख की है, तो पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं, पॉलिसी सफिशिएंट है, यस सर। 2 लाख के स्टॉक के बदले 2.5 लाख की पॉलिसी है, तो बेटा आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा जितने का आपका नुकसान हुआ, विच इज 1,70,000, आपको पूरा नुकसान आपका भरपाई हो जाएगी क्योंकि पॉलिसी सफिशिएंट है। बट अगर पॉलिसी इनसफिशिएंट है तो बेटा उस केस में, अगर पॉलिसी में विदाउट एवरेज क्लॉज है, जो कि जनरली क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता, हमारे क्वेश्चन में हमेशा अप्लाई होता है विद एवरेज क्लॉज। अगर विदाउट है तो बेटा फिर तो सिंपल सी बात है, नुकसान हुआ 170 का, पॉलिसी 1.5 लाख है, इंश्योरेंस कंपनी 1.5 लाख पे ही रोक देगी क्योंकि उससे ज्यादा नहीं देगी। पर मेन है आपका विद एवरेज क्लॉज, जो कि या तो क्वेश्चन लिखता है और अगर क्वेश्चन नहीं भी लिखता तो भी हम हमेशा यही मानते हैं। ये अप्लाई ही कब होगा, जब पॉलिसी कम के, क्योंकि जब पॉलिसी ज्यादा की थी, 2 लाख के स्टॉक के बदले आपने 2.5 लाख की ली थी, तो बेटा जितना नुकसान होगा सब मिल जाएगा। अब आपके पास इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है तुमने 2 लाख के स्टॉक के बदले कितने की पॉलिसी ली है, 1.5 लाख की। अगर तुम्हारा पूरे 2 लाख का भी लॉस होता तो मैं तुम्हें 1.5 लाख देती ना, जैसे आपने जब इधर किया था तो यही किया था ना, पूरे 2 लाख का लॉस हुआ, पॉलिसी 1.5 लाख की, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया, 1.5 लाख। तो कहती तुमने पॉलिसी कम की कराई है, अगर तुम्हारा पूरा लॉस 2 लाख का होता तो मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए देती, क्योंकि तुम्हारा लॉस ही 170 का हुआ है तो मैं तुम्हारा क्लेम प्रोपोर्शनेटली कम कर दूंगी। दैट इज योर एवरेज क्लॉज, दैट इज योर बेटा एवरेज क्लॉज की प्रोपोर्शनेटली क्लेम कम होने जा रहा है। सो वो यहां पे क्या हो रहा है, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 1.7 लाख।
इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि आपके क्लेम को कम कर रही है बेटा, क्योंकि आपने पॉलिसी क्या ले रखी है, कम की ले रखी है, तो वो कह रही है कि अगर तुम्हें सेविंग हुई है तो यार हम भी तो प्रोपोर्शनेटली क्लेम से डिडक्ट करेंगे, हमसे कैसे पूरे मांग सकते हो, तुम्हारी सेविंग होगी तो हम भी तो कम देंगे, हम तुम्हें 1.5 लाख पूरे तब देते अगर तुम्हारे को पूरा 2 लाख का लॉस होता, सेविंग होगी तो हमने भी प्रोपोर्शनेटली काट लिया। सो ये कितना बन रहा है हमारे पास बेटा 127,500, 127,500। सो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा किस केस में बेटा, अगर पॉलिसी हमने किसकी ले रखी है बेटा, कम की ले रखी है, अगर पॉलिसी हमने कम की ले रखी है सो हमारा जो बेटा क्लेम होता है उससे आपके पास में क्या हो जाता है, कम हो जाता है अमाउंट आपका, तो 127,500 हमारे पास निकल के आ जाएगा, 127,500 हमारे पास निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। यस सर, ये हमारे पास आ गया, यस सर, ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगर कई बार क्या होता है बेटा, सैल्वेज ना कई बार डिलीवर हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी को, भाई सैल्वेज हुई हमारे पास नहीं बड़ी, इंश्योरेंस कंपनी लेगी, तो बेटा वो भी तो मेरा लॉस ही है, ऑब्वियसली बात है, वही मेरा लॉस है भाई, आग लगी है इंश्योरेंस कंपनी, मेरे तो नुकसान है, इंश्योरेंस कंपनी उस केस में मेरे पूरे पैसे देगी। और अगर कोई फायर फाइटिंग खर्चे होते, कई बार क्वेश्चन दे रहा है, तो बेटा वो हमारा किस तरीके से दिखता है, फायर फाइटिंग होता है आग से लड़ने के खर्चे, आपने फायर ब्रिगेड वालों को बेसिकली बुलाया, आपने अपने स्टॉक को सेव करने के लिए एफर्ट्स डाले, ठीक है ना, सो पानी की बाल्टियां लाई, ये सारे खर्चे जो भी आप कर रहे हैं अपने स्टॉक को बचाने के लिए, सो वो जो भी आपने अपने पास एफर्ट्स करे उसके पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी से लेने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर में से सैल्वेज माइनस करते हैं, प्लस कर देते हैं बेटा जो भी आपका फायर फाइटिंग का खर्चा लगा जिससे सैल्वेज जनरेट हो रही है। अब क्योंकि इससे सैल्वेज जनरेट हो रही है तो अगर ये खर्चा बाय चांस बेटा सैल्वेज से ज्यादा चला जाता है तो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू सैल्वेज, होता नहीं है पर आइडियली आपके पास लॉजिकली यही बात है। और आपका निकल गया लॉस ऑफ स्टॉक, और उसके बाद आप क्या लगा देंगे, अपना एवरेज क्लॉज टू डिटरमिन द क्लेम, क्या लगा देंगे, एवरेज क्लॉज टू डिटरमिन द क्लेम, ठीक है ना। ये हमारे पास आता है बेटा अगर अगर बेटा हमारे पास में फायर फाइटिंग का खर्चा होता है ना, इसी चीज को समझाता हूं बेटा मैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखते हैं बेटा जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे, एक बार बेसिक हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फायर इंगल द प्रीमिसेस ऑफ बिजनेस ऑफ मेसर्स एक्स लिमिटेड मॉर्निंग ऑफ 1 अक्टूबर 20, इंटायर स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के जो सैल्वेज हुई 50 की। इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी 3 लाख रुपीस की है बेटा एवरेज क्लॉज के साथ। इंफॉर्मेशन दे रखी है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की। सेल्स यदि परचेजेस में मशीनरी जुड़ी हुई है उसे माइनस करना पड़ेगा। कैरेज इन्वर्टेड ड्राइंग की सेल वैल्यू दे रहा है, इसकी कॉस्ट ही दे रहा है सैंपल्स की। वेजेस के अंदर मशीनरी की इंस्टॉलेशन का खर्चा जुड़ा है। कुछ गुड्स कंसाइनी को भेजे थे 20 सितंबर को जो उसके पास अनसोल्ड पड़े हैं, और जो क्लोजिंग में स्टॉक पड़ा है बेटा 31 मार्च को, वो जो दिख रहा है ना ओपनिंग, वो 10% कॉस्ट से कम है। मैंने एक एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आपके साथ डिस्कस करूँ जिसमें मैक्सिमम सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, तो अलग अलग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर साथ में कह रहा है जो सेल्स हुई ना 30 सितंबर तक की, उसमें कुछ 75,000 के ऐसे जो गुड्स डिस्पैच नहीं हुए। इसमें बेटा अगले पॉइंट में सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। परचेजेस में कह रहा है कुछ इंक्लूड नहीं है 1 लाख जिसका परचेज इनवॉइस नहीं मिला था पर गुड्स आ गए थे। तो ऑल पॉइंट्स कवर्ड इन दिस वन क्वेश्चन। और जीपी रेट हमें दे रहा है 25% ऑन सेल है। अब हमें ये सारे पॉइंट डिस्कस करते हुए क्या बनाना है, अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग जिसे स्टॉक निकालना है, सैल्वेज वगैरह का देखते हुए क्लेम तक पहुंचना है। तो बेटा सबसे पहले हम चीजें एक एक करके डालते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। सबसे पहले बेटा आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 3,15,000 है बेटा, वो 10% कॉस्ट से कम पे है। तो यानी कि अगर मेरी कॉस्ट 100 है तो 90 पे दिख रहा है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा 100/90, तभी ये किस पे आएगा बेटा, कॉस्ट पे आएगा। सो 3,15,000 का 100/90 करेंगे तो बेटा वो 350 हमारा क्या बन गया सर, ये हमारा आ गया ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा आ गया ओपनिंग स्टॉक। देन बेटा हमारी परचेजेस दिए 20,30,000, पर इस परचेज में मशीनरी जुड़ी हुई है तो इसे क्या करना पड़ेगा सर, माइनस। सो इसका हम नीचे वर्किंग नोट बना देते बेटा परचेजेस की कंप्यूटेशन का। 20-30 में से मशीनरी जुड़ी हुई है तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया मशीनरी, यस सर। फिर हमारी कुछ ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स है बेटा 20,000 की, पर बेटा 20,000 की ड्राइंग्स की सेल वैल्यू दी है और मुझे क्या माइनस करना है, कॉस्ट, क्योंकि परचेज तो कॉस्ट पे होती है। तो मुझे 20,000 को कॉस्ट पे लेके आना और मेरा जीपी रेट है 25% ऑन सेल, तो सीधा 20,000 का 25% माइनस करेंगे तो इनकी क्या आ गई, कॉस्ट 15,000। 20,000 का 25% हुआ 5,000, माइनस किया तो आपकी कॉस्ट आ गई 15,000 की। फिर सैंपल्स की क्या ही दे रखी है बेटा, कॉस्ट दे रखी है, तो सीधा 10,000 माइनस हो जाएगा, सीधा 10,000 माइनस हो गया, उससे भी स्टॉक कम हो गया। और फिर हमारे पास बेटा थर्ड पॉइंट में लिखा था परचेजेस में इंक्लूड नहीं है 1 लाख जिसके परचेज इनवॉइस नहीं आए,
परचेज इनवॉइस बेटा रिसीव नहीं हुए हमारे पास में, बट गुड्स गोडाउन में आ चुके थे। तो हमें क्या करना है बेटा, फिजिकल स्टॉक की बात करनी है बेटा, किसकी, फिजिकल स्टॉक की बात करनी है। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस 1 लाख को ऐड करना पड़ जाएगा। तो मैंने 1 लाख कर दिया ऐड। तो ये गुड्स गोडाउन में तो आ गए थे ना, इनवॉइस नहीं आया तो इसमें जुड़े हुए नहीं है, तो 20,05,000 डल जाएगा मेरा परचेज। फिर आता है बेटा वेजेस। आपके पास में वेजेस टोटल है 50, पर उसमें इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का 10 जुड़ा हुआ है, तो वो माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 आ गया 40। फिर आ गया बेटा कैरेज इनवर्ड, वो सीधा 35 है, तो वो सीधा 35 आ गया। फिर हमारे पास बेटा आती है सेल्स की बात। नो, सेल्स हमें जो दे रखी है बेटा उस पर हम आते हैं। सेल्स टोटल है 2775। इसमें से बेटा सबसे पहले इसमें इंक्लूड है 75 जिनके गुड्स डिस्पैच ही नहीं हुए। तो सेल्स का मतलब है जो गुड्स गोडाउन से बाहर गए, डिस्पैच ही नहीं हुए, तो हम इसको माइनस कर देंगे 75 को। तो 2775 में से हमने 75,000 माइनस कर दिया, क्योंकि इतने का तो डिस्पैच नहीं हो, सेल का पार्ट नहीं है, क्योंकि गोडाउन में ही पड़ा है स्टॉक हमारे, ठीक है ना। और फिर पॉइंट 2 में लिख रहा था कुछ गुड्स 1 जून को दिए थे 198 के हरी को अप्रूवल बेस पे, जो सेल में जुड़े हुए हैं, बट कोई अप्रूवल नहीं आया इसमें से 2/3 गुड्स का जो उसको दिए थे। सो 2/3 का अप्रूवल ही नहीं आया, जब तक अप्रूवल नहीं आया तो मेरी सेल ही नहीं है। मैं उसे अलग दिखाऊंगा स्टॉक विद कस्टमर, क्योंकि मेरे गोडाउन में नहीं पड़े, बट मैं उसे सेल में से एक्सक्लूड करूंगा। तो 198 का 2/3 बेटा, सो 1,98,000 का 2/3 का अप्रूवल नहीं आया तो मैं उसे माइनस कर दूंगा, विच इज 132। तो ये मेरी बेटा टोटल नेट सेल्स बैठती है, टोटल नेट सेल्स बैठती है जो कि 25,68,000, जो कि कितनी है 25,68,000, ठीक है ना। ये मैंने सेल डाली, इस सेल के ऊपर बेटा 25% मेरा जीपी आ गया, जीपी रेट 25% था। फिर जो मेरा स्टॉक विद कस्टमर है बेटा वो 132 है। अब जो 132 है वो बेसिकली उसकी सेल वैल्यू है, पर हमें उसकी क्या दिखानी है, कॉस्ट। वो सर ऑटोमेटिकली कॉस्ट जुड़नी चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में, यस, बट बेटा मेरे को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मकसद ये निकालना है कि मेरे गोडाउन में कितना फिजिकली स्टॉक पड़ा था। क्या वो स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा था? नो सर, वो कस्टमर के पास पड़ा। तो इसलिए मैंने उसको अलग दिखाया, बाय स्टॉक विद कस्टमर, बाय गुड्स विद कस्टमर एट कॉस्ट। और फिर जो कुछ स्टॉक आपका कंसाइनी के पास पड़ा है, जो उसको भेजा हुआ था अनसोल्ड, तो वो हमारे गोडाउन में नहीं पड़ा, अगेन वो आपका अलग से दिख जाएगा बाय स्टॉक विद कंसाइनी 30। तो ये बैलेंस फिगर क्या रिफ्लेक्ट करती है, आपके गोडाउन में फिजिकली कितना स्टॉक पड़ा था, आपके गोडाउन में फिजिकली कितना स्टॉक पड़ा है वो आ गया। और इसमें से फिर हमने क्या माइनस कर दी बेटा, सेल्वेज 50,000 की, पॉलिसी 3 लाख की है, तो 50 की सेल्वेज माइनस करी तो लॉस हुआ इतने का, और पॉलिसी हमारी 3 लाख की है जो कि 375 से कम की है। हमेशा बेटा ये चेक करने के लिए एवरेज लॉस लगेगा कि नहीं लगेगा, हमेशा स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर को कंपेयर करना है पॉलिसी अमाउंट के साथ, ताकि ये पता चल सके कि आपकी पॉलिसी कम की है कि सफिशिएंट है। तो हमारी पॉलिसी कम की है तो एवरेज लॉस लग जाएगा, विच इज 325 डिवाइडेड बाय 375 इंटू 3 लाख, तो आंसर आ गया 260। बेटा ऑलवेज इन द एग्जाम इसका फॉर्मूला जरूर लिख दे, है यूनिटरी मेथड बना हुआ, क्योंकि 375 अगर पूरे का लॉस होता तो 3 लाख मिलते, क्योंकि नुकसान 325 का हुआ तो प्रोपोर्शनेटली क्लेम कम हो गया। बट पेपर में हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना, उसका आधे से 1 नंबर एग्जामिनर रखता है। सो ये हमने कॉन्सेप्ट किसको लेके किया बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में जो नॉर्मली आपका होता है, जो नॉर्मली आपके पास होता है, ठीक है। देन बेटा अगला इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा हमारा लॉस ऑफ स्टॉक में। कई बार हमारे गुड्स में बेटा कुछ ऐसा स्टॉक पड़ा होता है जो खराब स्टॉक होता है, जिसे हमने कई बार क्या कर रहा होता है, राइट ऑफ कर दिया होता है, क्योंकि खराब स्टॉक है। मैं अपना प्रिंसिपल लगाता हूँ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर का पिछले साल, तो मैं उसको कम वैल्यू पे दिखा रहा होता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ता है, उस स्टॉक को सेपरेटली डील करना पड़ता है, और मुझे अपना बिजनेस का सही जीपी रेट चाहिए। तो बेटा सबसे पहले अगर मेरे गुड्स में कुछ ऐसा है, तो जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का बनाता हूं, तो मैं ओपनिंग गुड्स कॉस्ट पे डाल रहा हूं, ये कॉस्ट पे डाल रहा हूं, सेल सेलिंग प्राइस पे डाल रहा हूं। तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो एक्चुअल वैल्यू दिख रहा है उसे मैंने जितना कॉस्ट से कम पे दिखाया था, कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हुए, क्योंकि मैंने कम पे दिखाया ताकि लॉस रिकॉर्ड हो जाए, मैं उतना ऐड कर दूंगा ताकि मेरी क्या आ जाए, उसकी करेक्ट कॉस्ट, ताकि इस सेल के ऊपर ही मेरा प्रॉफिट आए, सिर्फ सेल के ऊपर, और वो रिप्रेजेंट करे मेरा जीपी ऑन सेल, कि नॉर्मली मेरे बिजनेस का कितना जीपी रेट है। तो अगर मैंने गुड्स को बेटा कम पे दिखाया है क्लोजिंग स्टॉक को, तो मैं उसे अपने पास क्या करता हूं बेटा, एड बैक कर देता हूं जितना अमाउंट राइट ऑफ किया है, ताकि मेरे गुड्स की सही कॉस्ट आए और ताकि मेरा सही जीपी आए, पिछले साल का नॉर्मल और जीपी रेट आ जाए। फिर बेटा मैं क्या करता हूं करंट ईयर में, क्योंकि उसमें से मैंने कुछ गुड्स कई बार बेचे होते हैं,
तो मैं क्या करता हूं, उसको स्प्लिट करता हूं, क्योंकि जो मेरा अच्छा स्टॉक है उसमें तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, पर ये जो खराब स्टॉक गोडाउन पड़ा था इसमें मैं लॉस कमा रहा हूं, मान लीजिए कम प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो इसलिए मुझे उसको सेपरेटली डील करना पड़ता है, मैं उसको सबके साथ मिक्स नहीं कर सकता। तो मेरे को कॉलम बनाने पड़ते हैं नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। तो मैं ओपनिंग स्टॉक डालता हूं, परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस तो बेटा नॉर्मल की होती है इस साल में, सेल्स आपके पास में टोटल की आती है, उस पर क्या होता है, जनरली लॉस हुआ होता है, जो हमने खराब स्टॉक बेचा होता है तो उसका लॉस आ गया। और जबकि ये वाली का आपका क्या आ जाता है, जीपी आ जाता है, नॉर्मल सेल का जो लास्ट ईयर का जीपी रेट अप्लाई होता है। अगर जो खराब स्टॉक बचा रह गया वो जनरली कॉस्ट पे ही दिखता है, बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलते कि उसे भी कम पे दिखाना, भाई जब खराब है मुझे बेच के पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे नुकसान होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्यों पूरे दे देगी, तो अगर वो बोलता है बेटा तो उसका भी लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आ जाता है खराब स्टॉक का। और फाइनली आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, कितना क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा है, कितना क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचेगा। सर इसे प्लीज वैल्यूज के साथ करा दी, नहीं ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा, तो मैं आपको वैल्यूज के साथ इस चीज को कराता हूं कि कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। सो लेट अस सी वन क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन बेटा वो वाले जो पेपर में आए हुए रिपीटेटिवली एंड इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें सारे पॉइंट कवर हो जाए। सो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्वेश्चन क्या है, आग लगी इन द प्रीमिसेस ऑफ मेसर्स जेड एंड कंपनी 30 जून 2020 को, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर सर्टेन। स्टॉक एट कॉस्ट 1 अप्रैल 19 का दिया है, जो वैल्यू हमने 31 मार्च 20 को किया, पिछले साल की परचेज, पिछले साल की सेल, परचेज इस बार की 3 महीने की और सेल इस बार की, तो नॉर्मल टेबल दे दिया। ठीक है, कह रहा है जब हमने पिछले साल का स्टॉक वैल्यू किया था, मतलब ये वाली वैल्यू 5000 हमने राइट ऑफ किया था एक सर्टेन स्टॉक पे जो खराब लाइन का था, जिसकी कॉस्ट 8 थी, तो 8000 वाले स्टॉक को ना 3000 में दिखाया हुआ है, 5000 कम पे, तो इन गुड्स की जो रियल कॉस्ट बनती है बेटा वो 5 ऐड करके आएगी, जो रियल कॉस्ट। इसका कुछ पोर्शन हमने मई 20 में बेचा इस साल 1000 के लॉस पे, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 7000 थी, तो 7000 वाले हिस्से को 1000 के लॉस पे बेचा, तो मीन्स 6000 में बेचा, और जो बचा हुआ स्टॉक है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाना है। इस एक्सेप्शन को छोड़ के मेरा जीपी वैसे यूनिफॉर्म है जो भी चल रहा है। सैलवेज 10,000 की और पॉलिसी ले रखी है 1 लाख की, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, बताइए क्लेम कितना मिलेगा। तो बहुत ही एक जनरल सा क्वेश्चन है, बट हमें अपने पास प्रॉपरली करना है। पहला कार्य बेटा बिजनेस का पिछले साल का ट्रेडिंग बना के ये निकालना जीपी रेट कितना है। तो ओपनिंग स्टॉक है 120, यस सर। सो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ओपनिंग स्टॉक 120, परचेजेस 525, सेल 6 लाख, तो 525 और 6 लाख। अब क्लोजिंग स्टॉक को रियल कॉस्ट पे लेके आना है, तो 130 वो वैल्यू पे दिख रहा था, 5000 कम पे, तो उसको क्या किया हमने, कॉस्ट पे लेके आने के लिए 5 ऐड किया, तो 135 डाला ताकि ये कॉस्ट पे आए। तो जीपी आए, वो जीपी सिर्फ किस पे आए, ऑन सेल, तो जीपी रेट आ जाएगा पिछले साल का 15%। तो मेरे बिजनेस का नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो जीपी रेट है बेटा वो कितना है, 15% है। तो पहला स्टेप यही है कि पिछले साल का जब बनाओगे तो उसे अपने पास में क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे जितना आपने राइट ऑफ किया था। फिर अब हम क्या करते हैं बेटा, करंट ईयर के मेमोरेंडम में पहले डालते हैं टोटल, ऑलवेज द टोटल स्टॉक ओपनिंग में, स्प्लिट कर दिया हमने अपने पास में। सो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ये 3 महीनों का। अब इसके अंदर में उस खराब स्टॉक की कॉस्ट कितनी, क्या सारा कॉस्ट पे आ गया, यस सर 3000 तो पहले ही दिख रहा था, वो अगर 8 को 5 पे दिखाया था तो 5 से कम पे करके 3 पे दिखा, हमने 5 ऐड कर दिया, सारे कॉस्ट पे आ गए, तो 8 की कॉस्ट को अलग किया तो नॉर्मल की कॉस्ट आ गई। फिर आपके पास बेटा परचेजेस डली 132 और सेल्स है 166, तो परचेजेस तो सारी नॉर्मल है, सेल्स 166 है, ये टोटल दे रहा है भाई कितनी हुई। अब हमारा क्या खराब स्टॉक बिका था, यस सर खराब स्टॉक जो बिका था वो बेटा 7000 की कॉस्ट वाले को हमने 1000 के लॉस में बेचा था। तो मुझे बताओ कितने में बेचा था, सर हमने बेचा था 6000 में, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को जिसकी कॉस्ट 7000 है उसे अगर 1000 के लॉस में बेचता हूं तो दैट मींस आई हैव सोल्ड एट 6000 और ये 1000 का लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल। तो ये आ गई मेरी नॉर्मल सेल 160 माइनस करके, और इसके ऊपर मेरा 15% का प्रॉफिट है जो मैं कमाता हूं नॉर्मल सेल पे। एंड फाइनली यू विल गेट योर क्लोजिंग स्टॉक, कितना कितना बचा है। अगर ये 1000 वाले को जो बचा रह गया क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल का, उसे बोलते हैं उसे 800 पे दिखाना है, तो मुझे 200 का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बुक करना पड़ता, तो ही वो 800 पे आएगा ना, पर वो तब होगा क्वेश्चन बोलेगा। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 124 जो निकल के आया फाइनली, और उसमें से सैलवेज कितनी दी है बेटा हमारे को, क्वेश्चन है 10,000 और पॉलिसी दी है 1 लाख की, तो 10,000 माइनस करके इतने का लॉस है। पॉलिसी हमारी इसके अगेंस्ट में कितने की है बेटा, 1 लाख की। तो क्या कम की है पॉलिसी, यस सर, इसके अगेंस्ट में पॉलिसी इज लेस,
सो एवरेज क्लॉज लग जाएगा बेटा और क्लेम निकल आएगा, विच इज लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर इनटू पॉलिसी अमाउंट। सो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेटा, दैट इज योर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। कई बार बेटा यहां पर एक छोटा सा और पॉइंट हमें समझना होता है, वो पॉइंट क्या बेटा, हमें क्या बोलते हैं हम लोग, जीपी रेट जो होता है बेटा, मान लीजिए लास्ट ईयर का जीपी रेट जो हमारा आया वो 20% आया, वो 20% आया। अब 20% मेरा जीपी रेट है, मेरे को अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो मैं अगले साल वही लगाऊंगा, यस सर वही लगाऊंगा क्योंकि मेरा सब कुछ सेम चल रहा है। क्या जीपी रेट 20% का मतलब ये है कि अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो मुझे प्रॉफिट 20 का होता है तो कॉस्ट मेरी 80 है, यस सर। ये मेरा लास्ट ईयर का है। अब लेटर से अगर मुझे क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता मैं करंट ईयर पे भी बीसी लगा दूंगा, पर मुझे क्वेश्चन कहता है आपने पता है क्या किया, आपने इस साल जाके अगले साल आपने अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया और आपने अपनी सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ा दिया। मान लो करंट ईयर में जाके आपने अपनी प्राइस को बढ़ा दिया, आप जो चीज पिछले साल 100 की बेचते थे बेटा वो अब 100 से ज्यादा में बेच रहे हो 20%, तो आप 120 पे बेच रहे हो, तो क्या आपके प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, वही तो जानना है। अब आपका पिछले साल का जीपी रेट अगले साल नहीं लगेगा, आपको अपना जीपी रेट चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप 100 की चीज को 120 में बेचते हो, पर आपकी खरीद तो अभी भी कितनी है, 80 है ना, तो अब आपको प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है 40 का। अब आप क्योंकि 20 जो एक्स्ट्रा बढ़ा है उससे तो मुनाफा ही मुनाफा है ना, और अब आपका प्रॉफिट ऑन सेल कितना है 40/120। हर 120 की सेल पे अब आप बेसिकली कितना कमा रहे हो, 40 रुपए, हर 120 की पे 40 रुपए कमा रहे हो, तो आपका बेसिकली प्रॉफिट हो गया बेटा 33 1/3%। ये पॉइंट बस एक बार आया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि इसलिए मुझे बताना जरूरी ताकि आपका कोई पॉइंट ना मिस हो जाए, रिवीजन में भी आपका कोई पॉइंट है। तो अगर बाय चांस सेलिंग प्राइस में चेंज आया तो पिछले साल वाला मत लगा दो, जल्दबाजी में कुछ और मत कर देना, 100 लेके करो गलती नहीं होगी, 100 लेके करोगे गलती नहीं होगी। आपका जीपी रेट आ गया बेटा कितना 1/3 ऑन सेल, 1/3 ऑन सेल्स, वो निकल गया 40/120 के हिसाब से, ठीक है ना। देन बेटा हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा, दैट इज योर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। नाउ व्हाट इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी? बेटा गोडाउन में आग लगी, ताजा आग लगी अभी, तो क्या अगले दिन से बिजनेस नॉर्मल हो जाएगा? नहीं सर, बिजनेस कैसे नॉर्मल हो जाएगा, अभी तो आग लगी है, सारा रिपेयर कराना पड़ेगा गोडाउन का, अभी तो स्टॉक जला है, अभी वेंडर को फिर से बोलेंगे वो आने में सामान भेजेगा, मैं उसको पैसे भेजूंगा, मेरे को क्लेम पता नहीं कब आएगा। सारे बिजनेस को नॉर्मल होने में समय लग जाता है। अब क्योंकि इस दौरान में जब कस्टमर्स दुकान पे आ रहे थे तो मैं उन्हें स्टॉक बेच नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे गोडाउन में स्टॉक नहीं बढ़ा, मेरी गोडाउन की अभी हालत खराब है, तो मेरे को नुकसान हुआ, मेरी सेल कम हुई, मुझे प्रॉफिट का नुकसान हुआ। इसके लिए भी मैं एक पॉलिसी लेता हूं जिसका नाम होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। दिस इज आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ योर फायर, जो बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंशियल क्लेम पॉलिसी। सो आग लगने के बाद के जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं बेटा, आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसको कवर करने के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं। सो मान लो 31 जुलाई को आग लगी थी, अब बिजनेस हमारा डिस्टर्बेड रहा बेटा 30 नवंबर तक, जब तक बिजनेस नॉर्मल नहीं हुआ। सो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने लग गए बेटा बिजनेस को नॉर्मल होने में। अब इस दौरान क्या मेरी टर्नओवर कम हुई? यस सर। तो इस वजह से मेरे को लॉस हुआ, क्योंकि मैं कमा सकता था जो नहीं कमा पाया। तो यहाँ पे अब हमें क्लेम पता करना है इसमें कितने का नुकसान हुआ। उसके लिए बेटा हमारे कुछ स्टेप्स है यहाँ पे, 7 स्टेप्स जो मैं बनाता हूँ। पहला स्टेप बेटा आता है हमारे को निकालना होता है मेरा प्रॉफिट का रेट क्या है। तो पहला स्टेप है जीपी रेशियो ऑफ द पिछले साल का। ये जीपी रेशियो का रेलेवेंस सिर्फ इसी पॉलिसी के लिए, और ये यहाँ पे बेटा तरीका है निकालने का, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। हम क्या बोलते हैं बेटा, एक ऐसा जीपी रेट निकाल रहे हैं जिसमें मेरा कवर है नेट प्रॉफिट और मेरे स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स एक्सपेंसेस, जिनको मैंने इंश्योर करा रखा है, जो मेरी पॉलिसी में कवर है, क्योंकि पॉलिसी तो मैंने ली हुई है। तो वहां लिखा होता है कि मान लो मेरा रेंट का खर्चा है, मेरे फिक्स स्टाफ की सैलरी है, मेरे लोन का इंटरेस्ट है, फिक्स खर्चे है, जो मेरे को देने ही देने, इररिस्पेक्टिव जो मर्जी हो जाए। तो मैं एक ऐसा रेट निकालने जा रहा हूं जो मेरे प्रॉफिट और फिक्स खर्चे दोनों को कवर कर रहा है, बट वो वाले ऐड कर रहा हूं न्यूमरेटर में जिनको मैंने पॉलिसी में कवर करा हुआ है, जो इंश्योर्ड है। ये पिछले साल का है। मान लो ये 20% आया तो अगले साल कुछ नहीं बोल रहा तो वही लगेगा, पर अगर कई बार क्वेश्चन बोलते हैं 2% बढ़ा दो, 2% कम कर दो, जीपी रेट को तो मैं उतने से आपका इंक्रीज या डिक्रीज करके इफेक्टिव पता कर लूंगा अगर क्वेश्चन ने बोला। अब मुझे बेटा जानना होता है मुझे कितनी सेल का नुकसान हुआ।
मेरी कितने से सेल कम हुई, तो मैं क्या करता हूं बेटा, पिछले साल की इसी 4 महीने की टर्नओवर उठाता हूं 1 अगस्त से लेके 30 नवंबर तक की, क्योंकि ये टर्नओवर मुझे पता होगी। तो अगर आग ना लगती तो यही टर्नओवर मेरी इस साल में होनी थी। यस सर। पर सर बिजनेस में ग्रोथ भी तो आती है। हाँ, मान लो पिछले साल 5 लाख की टर्नओवर हुई थी इस पीरियड में, और वो मुझे कहता है आपके बिजनेस में यार हर साल पर साल 10% ग्रो होता जा रहा है बिजनेस, तो मैं इसमें 10% ऐड कर दूंगा, ये जानने के लिए कि अगर आग ना लगती तो मेरी टर्नओवर कितनी होती, तो दैट मींस एक्सपेक्टेड टर्नओवर, और उससे मैं कंपेयर करूंगा मेरी इस दौरान में एक्चुअल में कितनी हुई, तो ही तो मैं जान पाऊंगा मेरी अपने पास में टर्नओवर कितने से कम हुई। सर हम सीधा पिछले क्वार्टर से ही नहीं देख सकते इसी साल की या यूनिटरी मेथड, बेटा बिजनेस सीजनल होते हैं, सो दैट्स व्हाई हम उन्हीं 4 महीनों को कंपेयर करते हैं जो इस साल के थे वर्सेस पिछले साल के। तो हमने विजा विज किया क्योंकि वो पता है, तो हम शॉर्ट सेल्स बोलते हैं इसे, विच इज रिडक्शन इन टर्नओवर। सो टर्नओवर कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की प्रीवियस ईयर की ट्रेंड के बाद माइनस हम कर देते कितनी एक्चुअल में टर्नओवर हुई इस बार, तो वो निकल गई शॉर्ट सेल, और इस पे जैसे ही जीपी रेट अप्लाई किया तो मेरा निकल गया लॉस ऑफ प्रॉफिट, मेरा कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ, एंड दिस कवर्स माय नेट प्रॉफिट एंड फिक्स एक्सपेंसेस। ठीक है ना। अब हम क्या निकालना चाहते हैं बेटा, मेरे को पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए थी, तो उसके लिए मेरा एक स्टेप आता है, यहाँ पे 2 है इसी में, स्टेप 4 में, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर और इंश्योरेबल अमाउंट। एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब होता है जैसे हमने लॉस ऑफ स्टॉक में जिस दिन आग लगी थी उस दिन के स्टॉक को कंपेयर करते थे ना, कि स्टॉक वर्सेस पॉलिसी अमाउंट, ये जानने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, तो इसी प्रकार से जिस दिन गोडाउन में आग लगती है बेटा, जिस दिन गोडाउन में आग लगती है हम उससे पिछले 12 महीने की पॉलिसी टर्नओवर उठाते हैं, क्योंकि इससे 12 महीने पिछला मेरा बिजनेस नॉर्मल चल रहा था। लास्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उससे पिछले 12 महीने की टर्नओवर, क्योंकि मेरे को सालाना टर्नओवर के हिसाब से पॉलिसी होती है। सो आग लगने से पिछले 12 महीने की टर्नओवर मैं लूंगा, आग लगने से पिछले 12 महीने की टर्नओवर लूंगा, जिसे मैं क्या बोलता हूं बेटा, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एंड ऑब्वियसली अगर कोई ट्रेंड है तो मैं उसे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया, जीपी रेट, तो मुझे पता चल जाएगा इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब मुझे आइडियली कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, ये मैं निकाल लूंगा, ये मैं निकाल लूंगा कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी। अब मैं क्या करता हूं, अब बेटा कई बार क्या होता है, आपके जब गोडाउन में आग लगती है तो होता क्या, इसको तो आप रेनोवेट कराओगे, अब आप अपनी बचाने के लिए बेसिकली जो अपना बिजनेस है आप क्या करते हो, आप कहीं पे पैरेलली आपके शॉप नंबर 5 में आग लगी, आप ना थोड़ी दूर जाके शॉप नंबर 12 एक और ले लेते हो किराए पे थोड़े समय के लिए, क्योंकि इधर तो काम चल रहा है। अब मुझे बताओ इस शॉप नंबर 5 के तो चलो खर्चे प्रॉफिट ये टर्नओवर से आगे, पर जो शॉप नंबर 12 पे एक्स्ट्रा खर्चा क्या, किराया दिया, बंदा रखा, बिजली का खर्चा है, ये सारे खर्चे भी तो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि शॉप नंबर 5 में आग लगी, तो वो आपके एडिशनल खर्चे लग रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, नहीं तो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से इसके भी पैसे लेने वाला हूं, जो मेरा एडिशनल खर्चा लग रहा है, जो मेरा एडिशनल खर्चा लग रहा है शॉप नंबर 12 पे जाके। इसमें कुछ लिमिट्स है बेटा, इसमें से 3 में से जो सबसे लोएस्ट होगी मैं वो लगाऊंगा तीनों में से सबसे लोएस्ट होगी वो लगाऊंगा। पहली होती है एक्चुअल में कितना खर्चा लगा, ये तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो लिमिट ही नहीं तो कंपैरिजन है भाई, 20,000 का खर्चा लगा तो ये तो खर्चा ही। फिर मैं कहता हूं एक्चुअल खर्चा इनटू इंश्योरेबल अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल प्लस अनइंश्योर्ड। अब इस स्टेप की वैल्यू स्टेप 1 क्या तो बराबर होगी या कम होगी, ये स्टेप क्या कह रहा है, यार पहले तुम ये बताओ जो तुम्हारे शॉप नंबर 5 के आज तक के सारे फिक्स खर्चे हैं क्या तुमने उनको कवर कराया हुआ है, मैं बोलूंगा नहीं, मेरे वो खर्चे 50,000 के थे, मैंने उसमें से ही 45,000 के कवर कराए, 5 तो अभी भी वही वाले कवर नहीं है, तो हम बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी वाले फिर मैं तुम्हें कैसे तुम्हारे अभी एक्स्ट्रा खर्चे सारे पे कर दूंगा। तो वो इस स्टेप में क्या कर रहे हैं, अगर अभी तक आपके कुछ अनइंश्योर्ड खर्चे हैं, फिक्स खर्चे, तो ये स्टेप प्रोपोर्शनेट रिडक्शन कर रहे हैं। तो जो ऊपर इंश्योरेबल अमाउंट आया था 4B में वो डिवाइड बाय इंश्योरेबल प्लस अगर अनइंश्योर्ड करता तो और बढ़ जाता, तो वो विजाविज इससे वैल्यू कम होगी। अगर अनइंश्योर्ड 0 है तो इस स्टेप की वैल्यू स्टेप 1 के बराबर होगी। और तीसरा कहता है यार खर्चा रैंडम अगर छोड़ दिया तो बंदा तो आलीशाना शोरूम ले लेगा, शॉप नंबर 12 का किराया 5 लाख पर मंथ है, राजा साहब की तरह बैठे हैं, बंदे भी 4-5 रख लिए, पता है इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। जैसे सेल्वेज जनरेट हो रही थी फायर फाइटिंग खर्चे कर कर, तो हमें हमेशा एक लगाना पड़ता है बेटा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, खर्चा कर कर कितना कमाया, तो मुझे उस पर रोकना पड़ेगा, वरना पर्सन तो ओपन एंडली खर्चा करता रहेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, एक यहाँ पे लिमिट डाल रही है,
खर्चा कर कर कितना कमाया वो कैसे पता चलेगा, कितनी टर्नओवर अचीव करी इस खर्चे को कर कर इंटू जीपी रेट, कितनी टर्नओवर अचीव करी इस खर्चे को कर कर इंटू जीपी रेट। तो वो हम अप्लाई करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। इस पे मुझे रोकना है भाई, खर्चा कर दिया 1 लाख, पर अगर खर्चे को करके जो टर्नओवर जनरेट करके प्रॉफिट कमाया वो कमाया 30,000, तो इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख थोड़ा ना देती फिरेगी, वो कहीं भी मैं मैक्सिमम 30 दूंगी, तुम अपनी जेब से पे करो। भाई तुमने खर्चा करके कमाए 30 तो आई विल रिस्ट्रिक्ट अप टू 30, मैं उससे ज्यादा नहीं दूंगी। तो अगर बाय चांस अलग से टर्नओवर नहीं देता तो हम जितनी टर्नओवर इस डिसलोकेटेड में सारी मानते हैं इस खर्चे को कर कर। फिर मैं करता हूं बेटा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब जो अब तक चीजें करी उसको कंपाइल करा। मैंने उनसे पैसे लेने लॉस ऑफ प्रॉफिट की, मैंने उनसे पैसे लेने एडिशनल खर्चे के, और अगर कोई सेविंग है ना तो माइनस कर दूंगा। भाई अगर एक्स्ट्रा खर्चा लगा तो ऐड करा था, अगर बचा लिया जैसे सैलवेज होता है तो माइनस भी कर दूंगा। इंप्लॉय को बाहर निकाल दिया, लैंडलॉर्ड को कह के रेंट कम करा लिया तो वो सेविंग होगी तो माइनस हो गया। और लास्ट स्टेप है, अगर पॉलिसी कम की ली है तो एवरेज कॉस्ट लग जाएगा। मतलब अगर इंश्योरेबल अमाउंट ज्यादा इंश्योर्ड अमाउंट से, मतलब पॉलिसी अमाउंट कम है, कितने की होनी चाहिए थी वर्सेस कितने की एक्चुअल है, तो ये स्टेप प्रोपोर्शनेट रिडक्शन कर देगा। अगर पॉलिसी हमने क्या ले रखी है बेटा, पॉलिसी हमने कम की ली हुई है, तो इस स्टेप में आपका क्लेम अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लेम अमाउंट कम हो जाएगा। सो अब यहां पे बेटा एक क्वेश्चन है जिसके जरिए हम इस चीज को समझते हैं। प्रीमिसेस कंपनी के पार्टली डिस्ट्रॉय बाय फायर हुए, जो आग कब लगी, 31 जुलाई को, जिसकी वजह से बिजनेस डिसऑर्गेनाइज रहा 31 जुलाई से 30 नवंबर तक। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने। हमारी किताबें वैसे बंद होती है 31 मार्च को हर साल, और पॉलिसी जो बेटा हमने करा रखी है वो करा रखी है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 750 की पॉलिसी अमाउंट है। पीरियड ऑफ इंडेमनिटी 6 महीने है। बेटा ये होता है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी कितने टाइम के नुकसान की भरपाई करेगी, क्योंकि अगर नहीं लिखा होगा तो मैं ये थोड़ी बोल जाऊंगा मेरा बिजनेस तो जब तक नहीं नॉर्मल होगा तब तक मैं तुमसे पैसे लेता रहूंगा, तो ये लिखा होता है। तो आपका डिसरप्टेड पीरियड इससे कम होगा या बराबर होगा। तो अगर 4 महीने का तो मैं 4 महीने का नुकसान की भरपाई करूंगा। अगर मेरा इंडेमनिटी पीरियड 3 महीने होगा तो मैं सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ 3 महीने की लूंगा, चाहे आपका एक्चुअल में ज्यादा होता रहे। पॉलिसी में 3 महीने लिखा है तो हम 3 ही लेके चलेंगे, तो डाटा भी 3 महीने का क्वेश्चन देगा। इंफॉर्मेशन दे रहा है टर्नओवर पिछले साल की, नेट प्रॉफिट पिछले साल का, इंश्योर्ड चेंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड चेंडिंग चार्जेस, टर्नओवर डिसलोकेटेड पीरियड की इस बार, स्टैंडर्ड टर्नओवर पिछले साल की आपके पास डिसलोकेटेड पीरियड से पिछला जो कॉरस्पॉन्डिंग था, फिर आग लगने से पिछले 12 महीने की टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फायर, खर्चा कितना एक्स्ट्रा लगा, सेविंग कितनी आई, और रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कॉस्ट। मतलब आपके पास में कितना अवॉइड हुआ है खर्चा एक्चुअली में करके आपके पास, इसका स्टेप हमारा एडिशनल एक्सपेंस में आता है। कह रहे टर्नओवर बढ़ानी है स्टैंडर्ड और एनुअल दोनों की 10% से, और जीपी रेट बढ़ाना है 2%, तो जो जीपी आएगा उसको 2% बढ़ा दो। तो इसी क्वेश्चन मैंने वो पॉइंट सारे ले लिए बेटा एटलीस्ट, जिससे हमें ये स्टेप्स नॉर्मल सर्कमस्टांस में समझ आ जाए। सो पहला स्टेप क्या होता है, जीपी रेट, जो क्या होता है बेटा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड चेंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स। तो बेटा ये हमारे पास में जितनी क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन दी थी पहले, तो मैंने उसे टाइमलाइन में सेल्स प्लॉट कर दी। सो पिछले पूरे साल की 40 है, डिसलोकेटेड की 8 लाख है, पिछले साल की वही 20 लाख थी, तो वो मैंने सारी प्लॉट कर दी है। टर्नओवर 40 लाख, 8 लाख, 20 लाख और 44 लाख। सो 8, 20, 44 आपके सामने आपको दिख रही है, सारी टर्नओवर प्लॉट कर दी आग लगने से पिछले 12 महीने की, पिछले साल की उन 4 महीने की, इस बार की 4 महीने की, और आपके पास में पिछले पूरे साल की। तो पहला स्टेप है जीपी रेट। सो जीपी रेट हमारे पास क्या है 240 नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड चेंडिंग चार्जेस पिछले साल की सेल, तो 18% आ गया। पर हमें क्वेश्चन स्पेसिफिकली लास्ट में बोला जीपी को 2% बढ़ा देना। सो 18% है, 18 में 2% बढ़ाया तो कितना हो गया बेटा 20%। 18% पहले था, 2% और ऐड हुआ तो 20% हो गया, ठीक है ना। अब हमें निकालनी है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल के लिए पिछले साल की कॉरस्पॉन्डिंग कितनी थी 20 लाख। पर बेटा अगर आग ना लगती तो क्या इस बार 20 ही रहती, नो सर। उसने बोला बेटा हमारी टर्नओवर 10% से इंक्रीज हो रही है, ट्रेंड है 10% से ग्रोथ है हमारे बिजनेस में, तो अगर आग ना लगती तो 10% ऐड होके कितनी आती 22 लाख आती ना, और एक्चुअल में कितनी हुई 8 लाख हुई। तो हमारी शॉर्टफॉल कितनी हुई, कितने से टर्नओवर कम हुई, विच इज 14 लाख। कितने से टर्नओवर कम हुई 14 लाख से, और इस 14 लाख पे मैं कितना नहीं कमा पाया 14 लाख का 20% विच इज 280। मतलब इतने प्रॉफिट का मुझे नुकसान हुआ, इतने प्रॉफिट का मुझे नुकसान हुआ। शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। अब आता है हमारा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। आग लगने से पिछले 12 महीने, आग लगने से पिछले 12 महीने उसने स्पेशली दिया था 44, ताकि हम ये जान सके पॉलिसी कितनी होनी चाहिए। पर बेटा हमारे बिजनेस में 10% का ट्रेंड भी तो है, तो वो ऐड हो जाएगा।
तो एक सालाना टर्नओवर मेरी विद ट्रेंड कितनी बैठती है, सालाना टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर विद ट्रेंड 4840, और उस पे हमारे पास बेटा उस पे मेरा बिजनेस का जीपी रेट कितना है 20%। तो मुझे आइडियली पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए 968। अगर मैंने इतनी पॉलिसी या इससे ज्यादा की ले रखी है तो सफिशिएंट ले रखी है, इससे कम ले रखी है तो एवरेज क्लॉज लास्ट में लग जाएगा। अब आते बेटा आपके एडिशनल एक्सपेंसेस। नो एडिशनल एक्सपेंसेस में बेटा अगर हम समझे एक्चुअल में हमने खर्चा कितना किया, उसने बताया 150 का किया, एक्चुअल खर्चा 150 है, यस सर। फिर एक्चुअल खर्चा 150 इंटू इंश्योरेबल अमाउंट जो ऊपर आया डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल प्लस अनइंश्योर्ड है 80,000, मैं 80 के अनइंश्योर्ड है तो मेरा ये स्टेप में प्रोपोर्शनेटली वैल्यू कम होगी 138,550। और तीसरा स्टेप है इस खर्चे को कर कितना कमाया, तो इस खर्चे को कर कितनी टर्नओवर अचीव करी, तो उसने लिख दिया वैसे तो टर्नओवर 8 लाख की अचीव करी थी टोटल पूरे डिसलोकेटेड पीरियड में, पर उसने लास्ट में लिखा है रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कॉस्ट। मतलब मेरा ये खर्चा करने से जो टर्नओवर में जितनी कमी है वो जो बच गई, तो बेसिकली मैंने इतनी टर्नओवर अचीव करी ना इस खर्चों कर, क्योंकि अगर मैं खर्चा ना करता, सिंपल सी बात है, अगर मेरा खर्चा बेटा जीरो होता, अगर एक्सपेंस जीरो होता तो मुझे जानना है टर्नओवर कितनी, क्योंकि अभी मेरा एक्सपेंस जो है वो मेरा लगा है 150 और मेरी टर्नओवर हुई है 8 लाख की। अब ये खर्चा करने से कितनी हुई है कैसे जानूंगा, पहले मुझे ये जानना है अगर खर्चा ना करता तो कितनी टर्नओवर होती, तो इंक्रीमेंटल देखूंगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो मैं मानता हूं सारी इसी से होती, पर क्वेश्चन बता रहा है रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, कितने से टर्नओवर की रिडक्शन बच गई, मतलब अगर खर्चा ना करते तो मेरी टर्नओवर इतने से कम हो जाती, तो मेरी टर्नओवर कितनी रहती, सिर्फ 5 लाख रहती ना, मतलब अगर मैं खर्चा ना करता तो मेरी टर्नओवर बेटा 5 लाख होती, 3 लाख कम हो जाती ना, 3 लाख से रिड्यूस हो जाती। तो खर्चे के करने से कितने से इंक्रीज हुई है सर, 3 लाख बढ़ी है। तो ये टर्नओवर जो 3 लाख की अचीव हुई है किसी वजह से हुई है सर, एक्सपेंस को इंकर करने से 150 के, और 3 लाख पे मेरा प्रॉफिट रेट कितना है 20% है, तो मैंने ये खर्चा करके कमाया कितना 60, तो मेरी तीनों में से लोएस्ट कर दिया उन्होंने 60,000। अगर वो अलग से ना लिखता है लास्ट लाइन रिडक्शन तो मैं यहां पूरा 8 लाख का 20% लेता, मैं मानता कि सारी टर्नओवर इस खर्चे को कर ही हुई है, तो तीनों में से लोएस्ट कर दिया। फिर आपने जो पैसे लेने, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट के बेटा स्टेप नंबर 3 में, एडिशनल एक्सपेंस स्टेप नंबर 5, और सेविंग क्वेश्चन अगर दे रहा है तो बेसिकली आपके पास में वो 10,000 आ गया सेविंग, जो आपने रेंट कम कराया, जो भी आपने खर्चे बचाए अपने पास में, ठीक है 10,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा टोटल में कितना लॉस हुआ, और उसके बाद आपका क्या लग जाएगा एवरेज क्लॉज, अगर पॉलिसी कम की है तो 968 की होनी चाहिए, एक्चुअली में ली हुई है बेटा हमने 750 की, तो 750 की जो पॉलिसी है वो कम है एज कंपेयर टू 968 जो होनी चाहिए, सो क्लेम प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो गया, क्योंकि पूरा तभी मिलता अगर पॉलिसी सफिशिएंट होती। सो एवरेज क्लॉज लगाया और क्लेम आपका क्या हो गया बेटा, कम हो गया, क्लेम आपका कम हो गया, ठीक है ना। यहां तक हमें बात समझ आ जाएगी बेटा, यहां तक में हमारे पास लॉस ऑफ प्रॉफिट का एक बेसिक क्वेश्चन हमने किया। देन बेटा एक अगली चीज आती है, ट्रेंड जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, पर कई बार ऐसा होता है ट्रेंड क्वेश्चन में दिया नहीं होता, हमें वो टर्नओवर्स देता है और हमसे ट्रेंड खुद निकालना होता है। ट्रेंड क्या होता है, आपका बिजनेस कितने से ग्रो कर रहा है, इट इज ऑलवेज अ कंपैरिजन बिटवीन टू नॉर्मल पीरियड्स। पहली प्रेफरेंस हमेशा सालाना टर्नओवर्स को देंगे, दो नॉर्मल पीरियड को कंपेयर करके पता करोगे बिजनेस में कितनी ग्रोथ है, पहली प्रेफरेंस हमेशा सालाना टर्नओवर। तो मान लो हमारी 18-19 की टर्नओवर 30 लाख है, 19-20 की 33 लाख है, फिर 36-30 है, और इस साल में इंसिडेंट ऑफ फायर हुआ, तो क्या ये तीनों साल 18-19, 19-20, 20-21 नॉर्मल है, यस, तो आई कैन कंपेयर दिस ईयर, तो मैं इसके बदले इससे देखूंगा कितना ग्रोथ हुआ, इसके बदले इससे देखूंगा कितना ग्रोथ होगा, तभी तो बता पाऊंगा मेरा बिजनेस कितने से ग्रो कर रहा है। सो यहां पे कैसे निकालूंगा, चेंज परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कैसे निकल रहा है सर, चेंज कितना हुआ 3 लाख का चेंज हुआ है, तो 3 लाख किसके ऊपर 30 लाख के ऊपर, तो 30 लाख इंटू 100, तो पहले साल में अगर देखूं तो मेरा 10% इंक्रीज है, अगले साल दोबारा से परसेंटेज इंक्रीज ही हो रहा है, अब इस साल के बदले इस साल में कितने का इंक्रीज हुआ 330 का, सो 330 का इंक्रीज हुआ पिछले साल के मुकाबले जो कि 33 लाख है, तो मेरा 10% का इंक्रीज है। देखो जी होने को डिक्रीज भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीज हो,
99.99% में हमेशा इंक्रीज होता है, पर मैं वैसे कह रहा हूं। सो यहाँ पे हमारी ग्रोथ हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बिजनेस में 10% का इंक्रीज है। तो जो मेरा ट्रेंड इन टर्नओवर है वो है 10% इंक्रीज, ट्रेंड इन टर्नओवर 10% इंक्रीज का मेरा टर्नओवर है। तो मैं जो भी क्वेश्चन में करूंगा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया 10% का, वो इफेक्ट के लिए मैंने 10% खुद निकालना सीखा। तो ट्रेंड कंपैरिजन है बिटवीन दो नॉर्मल पीरियड में। तो 30 लाख में 10% ऐड करोगे 33 है, 33 में 10% ऐड करोगे तो 36 30 है। सो आई कैन कंक्लूड, अगर दोनों अलग अलग वैसे होगा नहीं तो आप एवरेज ले लोगे, एक 10 से एक 9 है तो आप 9.5 ले लो भाई, और क्या कर सकते हो। वैसे ऐसा होगा नहीं कभी, अगर ऐसा आ रहा है तो वो सेम होगा, तभी तो वो सिग्निफाई हो रहा है ट्रेंड है, नहीं तो फिर पता कैसे चल रहा है वो चीज, ठीक है ना। सो वो हमारे पास आ जाता है। कई बार बेटा ट्रेंड, जैसे मैंने बोला कंपैरिजन बिटवीन टू नॉर्मल पीरियड्स है, कई बार सालाना टर्नओवर्स नहीं होती, पहले सालाना प्रेफरेंस है, कई बार बस क्वार्टरली देके छोड़ दी। पिछले साल के पहले एक क्वार्टर की टर्नओवर दे दी, क्वार्टर पहले की नहीं बोलूंगा, 4 महीने के दे दी, पिछले साल के 4 महीने की, ये नॉर्मल पीरियड था, और इस साल के भी 4 महीने के दे दी, ये भी आपके पास 4 महीने के। क्या ये दोनों नॉर्मल पीरियड्स है? यस। ये कब कंपेयर करोगे? जब वो दे रहा है टर्नओवर्स, पहली बात। दूसरा, सालाना नहीं दिया हुआ, क्योंकि पहली प्रेफरेंस हमेशा ईयरली है, बिकॉज दैट इज अ मच मोर जेन्युइन तरीका। ये भी हम कंपेयर कर रहे हैं दो नॉर्मल पीरियड्स को। तो अब 10 लाख के बदले 11 लाख हुई, तो कितने का परसेंटेज चेंज है बेटा? सो 1 लाख का इंक्रीज है ओवर 10 लाख। सो मेरा बिजनेस में 10% का ग्रोथ है एज अ ट्रेंड। तो ये पता चल रहा है हमेशा कंपैरिजन दो नॉर्मल पीरियड्स के बीच में हो रहा है, हमेशा कंपैरिजन दो नॉर्मल पीरियड्स के बीच में हो रहा है, जो कि यहां पे था। सो 10 लाख से 11 लाख हुई, तो मेरा बिजनेस 10% से ग्रो कर रहा है। तो मैं बोलूंगा यार अगले 4 महीने में भी तो ऐसा ही होगा ना, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा इस वाले के साथ में। तो मेरे को तो ट्रेंड ही पता करना है, तो वो मैंने पहले 4 महीनों को कंपेयर कर दिया, ईयरली अगर नहीं दे रहा तो, ठीक है ना। ना इसी से रिलेटेड बेटा हमें क्वेश्चन देखते, जो पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन, मतलब कि हमारे पास में इस टाइप का, जिसमें चीजें आती है और इसमें कुछ छोटा मोटा पॉइंट और भी सीखेंगे हम। आग लगी प्रीमिसेस ऑफ कीर्ति एंड कंपनी में 15 दिसंबर 2020 को। वर्किंग हमारी डिसरप्टेड है 15 मार्च तक, जिसकी वजह से सेल्स काफी अफेक्टेड रही। पॉलिसी ले रखी है, एवरेज क्लॉज कितने की है बेटा? 250 की। हमें ना क्वार्टरली सेल्स दे रहा है बेटा, 3-3 महीने की करते हुए, 2017 18 18 19 19 20 20 21। आग तो बेटा इस साल में लग रही है 20 21। पिछले 3 साल क्यों दिए? पिछला साल तो चलो माना जाता है नेट प्रॉफिट वगैरह निकालना, जीपी रेट निकालना, उससे पिछले क्यों दिए? ट्रेंड निकालने के लिए। कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? एनुअल टर्नओवर्स के साथ। तो ये तीनों आपके एनुअल टर्नओवर से इनको कंपेयर किया जाएगा। 3-3 महीने के आपको जो टर्नओवर है वो एग्री अपॉन करी गई एज इंडेमनिटी पीरियड। हमें ना 15-15 दिन की बेटा टर्नओवर दे रहा है, उसके पीछे कारण क्या? क्योंकि आपको ऊपर क्वार्टरली दिए और आग हमारी ना महीने के मिडल में लगी थी, तो बेसिकली वो 15 दिन का एक लोचा आना है वो 15 दिन का हमें ध्यान से देखना है, तो वो इसलिए 15-15 दिन की टर्नओवर दे रहा है आपको। नेट प्रॉफिट 250 था, स्टैंडिंग चार्जेस सारे इंश्योर दे दिए पिछले साल के, ताकि आप जीपी रेट निकाल सको। पहला स्टेप, हमें तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम बताना है। पहला स्टेप क्या होगा सर? पहला स्टेप होगा हमारे पास में पिछले साल का जीपी रेट निकालना, और उससे पहले हम चलो ट्रेंड निकाल के रख लेते हैं। सो 1240 को कंपेयर किया 1426 के साथ, और 1426 को कंपेयर किया 1639 में। क्या अगले के साथ नहीं कर? वही तो आग लगी है, एंड प्रेफरेंस हमेशा ईयरली है पहली। सो 1240 वर्सेस 1426, तो 1426 माइनस 1240 एज अ परसेंट 1240 15%। अगले वाला 1639 को कंपेयर किया 1426 के साथ में, तो इतना इंक्रीज हुआ एज अ परसेंटेज ऑफ 1426 15%, और दोनों का एवरेज आया 15। तो हमारा ट्रेंड कितना है जी? 15%। तो आप 15% ऐड करोगे, तो इसमें 15% ऐड किया तो आप इस पे पहुंचोगे, और इसमें 15% ऐड किया कैलकुलेटर पे तो आप इस पे पहुंच जाओगे। ये होता है ट्रेंड का मतलब, बिजनेस इतना इतना बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। अब हमारा आता है बेटा पहला स्टेप, विच इज योर जीपी रेट। तो जीपी रेट क्या? नेट प्रॉफिट कितना दिया बेटा? नेट प्रॉफिट नीचे दिया 250, स्टैंडिंग चार्जेस है 77,980, और 1639,900 टोटल है। तो हमारी पिछले साल की सेल, तो 250 77,980 1639,900, तो 20% मेरा जीपी रेट है। जीपी को अलग से कोई ट्रेंड नहीं बोल रहा कि 2-3-4% ऐड करो अलग से इफेक्टिव निकालने के लिए, तो सीधा 20 रहेगा। अब बेटा मुझे क्या चाहिए? पिछले साल की जो मेरे पास आग लगी थी 16 दिसंबर,
इस साल लगी है 20 में, तो पिछले साल की 19 से लेके 15 मार्च 20 तक। इसको कंपेयर करना है 16 दिसंबर 20 से लेके जब तक बिजनेस फैक्ट्री रहा 15 मार्च 21 तक। प्रॉब्लम क्या आ गई, मेरे को टर्नओवर जो पता है वो तो क्वार्टरली टर्नओवर पता है जनवरी से लेके मार्च की, पिछले साल की भी और इस साल की भी। अब ये तो अप्रैल टू जनवरी टू मार्च है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिसंबर के 15 दिन की ऐड करनी पड़ेगी और मार्च के 15 दिन की माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जनवरी से मार्च पता है, लास्ट 15 दिन माइनस करूंगा, पिछले 15 दिन ऐड करूंगा, तो वो 15 दिन का इफेक्ट लेना है बेटा, वो 15 दिन का इफेक्ट लेना है। तो हमें क्या है 16 दिसंबर से 15 मार्च तक में पहले जब पता करनी है बेटा, तो उसमें क्या किया, पिछले साल के वो 15 दिन की कितनी है 68,000, तो 68,000 लिखी। पूरे क्वार्टर की कितनी है बेटा 380, जो मैंने सर्कल करी है ग्रीन से, 380 आ गई, वो ऐड हो गई। और लास्ट 15 दिन की मैं माइनस कर दूंगा, वो ये रही 16 मार्च से 31 मार्च 120, तो लास्ट 15 दिन की मैंने माइनस कर दी 120, तो ये मुझे पता चल गई पिछले साल की उस 3 महीने की कितनी थी। इसमें मेरा 15% की ग्रोथ हो रही है बिजनेस में, जो ऊपर ट्रेंड निकाला, तो दिस इज एक्सपेक्टेड टर्नओवर। अगर आग ना लगती तो इतनी होती, पर आग लग गई, क्या करे। और अब हुई कितनी, तो अगेन वही 15 दिन की आपने ली अपने पास में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की 0, तो 0 आई। आग ताजा ताजा लगी है, कोई टर्नओवर कहां से हो जाएगी, पहले 15 दिन तक तो सदमा ही नहीं बंदा झेल पाता, तो 0 दी इसलिए उसने भी, ठीक है ना। और फिर अगले पूरे क्वार्टर की 296 दी, जनवरी टू मार्च पूरे क्वार्टर की 296 दी, और लास्ट 15 दिन की 40 दी है। सो 296 माइनस 40 किया, तो ये आ गई आपके पास में कितनी एक्चुअली, तुम्हारी आ गई शॉर्ट सेल निकल के बेटा 121,200, इसके ऊपर 20% अप्लाई किया तो आ गया लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसके ऊपर 20% अप्लाई किया तो क्या निकल के आ गया लॉस ऑफ प्रॉफिट। फिर बेटा हमें निकालनी है आग लगने से पिछले 12 महीने की टर्नओवर। दिस इज इंटरेस्टिंग हियर नाउ। टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर आफ्टर द ट्रेंड, विच इज 16 दिसंबर से लेके, हमें अगर समझे हम लोग 16 दिसंबर 20 को आग लगी थी ना, तो 16 दिसंबर 19 से लेके 15 दिसंबर 20 तक, जिसमें बेटा 2 अलग अलग साल हो गए। एक हो गया बेटा 16 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक पिछला साल, और एक हो गया अप्रैल से लेके 15 दिसंबर तक का ये साल, अलग अलग साल हो गए, अलग अलग, क्योंकि पिछले साल के 3.5 महीने हैं, 16 दिसंबर से 31 मार्च को, और इस साल के 8.5 महीने हैं। अब क्योंकि हमें टर्नओवर्स अलग अलग पता है, हम इस स्टेप में भी ट्रेंड लगाने की बात करते थे, पर वो सिर्फ लगाएंगे बेटा पिछले साल वाले हिस्से पे, करंट ईयर हिस्से पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भी ट्रेंड है, तो इसलिए हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। 99% क्वेश्चन वो सीधा बोलता है यार आग लगने से पिछले 12 महीने की इतनी है, तो आप सीधा पूरे पे ट्रेंड ऐड कर देते हो। पर अगर वो स्लिटर दे रहा है कितना पिछले साल का है कितना इस साल का है, तो ट्रेंड सिर्फ पिछले साल वाले हिस्से पे लगेगा, इस साल वाले पे नहीं लगेगा। सो पिछले साल की 16 दिसंबर से 31 मार्च तक कैसे निकलेगी, 68 तो थी प्लस 380, तो 68 प्लस 380 किया, इतना आया, ट्रेंड ऐड करा 15%, तो ये ऐड होके आ गया। और इस साल की कितनी है 8.5 महीने की, तो बेटा ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, 324 442 350, 324 442 350, और लास्ट 15 दिन माइनस कर दिया जो 0 है, वो तो 0 थी, आग लगी थी ताजा ताजा, तो आपके पास में कोई टर्नओवर नहीं हुई, तो ये बनती है 1116। इसमें कोई ट्रेंड नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर ट्रेंड है, ये करंट ईयर का हिस्सा है। पर कब ऐसा करोगे मुन्ना, जब आपके पास में स्प्लिट अप पता है करंट ईयर का कितना हिस्सा, पिछले साल का कितना हिस्सा, आग लगने से पिछले 12 महीने की निकालने जा रहे हो, ठीक है। टोटल आया, टोटल पे आपने बेटा क्या किया 20% अप्लाई किया, तो आपकी आ गया इंश्योरेबल अमाउंट। एडिशनल एक्सपेंस कोई है नहीं, सेविंग कोई है नहीं, तो सीधा ही आपके पास में टोटल लॉस आ गया जो लॉस ऑफ प्रॉफिट था, विच इज 24,240 इन स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में। और फाइनली आपकी पॉलिसी चेक होनी चाहिए 324,240 की, और है कितने की बेटा, है हमारी 2.5 लाख की, है 2.5 लाख की, तो कम की ली हुई है, सो हमने 2.5 लाख की ली हुई है, होनी चाहिए 326,240, तो एवरेज क्लॉज लगेगा और क्लेम कम हो जाएगा, एवरेज क्लॉज लगेगा बेटा और क्लेम आपके पास में निकल के आ जाएगा, क्लेम आपके पास में निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। सो थोड़ा सा ध्यान से देखना, 15-15 दिन का ईयरली टर्नओवर दी थी तो ट्रेंड निकलेगा बेटा, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो ये चीज थी 15-15 दिन का प्लस माइनस करना है, पहले 15 दिन ऐड, अगले माइनस, पूरा क्वार्टर लेके। और जब आपने एडजस्टेड एनुअल लगाया तो जितना पिछले साल का हिस्सा है उसी पे ट्रेंड लगेगा, करंट ईयर वाले पे नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अलग अलग पता है, तो करंट ईयर वाले पे नहीं लगेगा, ठीक है ना।
देन बेटा एक और इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसका रिलेटेड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है 4 to 5 मार्क्स का, इसका ये बड़ा नहीं बनता इसका, विच इज पॉलिसी अमाउंट आप बताइए कितने की लेनी चाहिए। तो मैं कॉन्सेप्ट करा के एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं। हम पहले क्या निकालते बेटा, पिछले साल का जीपी रेट। अब हमें बताना है तो हम हमेशा अपने हिसाब से जब जीपी निकाल रहे हैं जो भी हम बोलेंगे यार तो सारे ही खर्चे इंश्योर करा, तो नेट प्रॉफिट प्लस जितने भी फिक्स खर्चे डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये पिछले साल का निकाला। फिर पॉलिसी अमाउंट कैसे निकलेगा, अगले साल की जितनी एक्सपेक्ट है आपको सेल, कितनी उम्मीद कर रहे हो, क्वेश्चन बोलेगा इतनी सेल उम्मीद है, उस पर जितना आपका प्रॉफिट रेट है जो ऊपर निकाला तो वो एक्सपेक्टेड जीपी आ गया आपका। और उसमें अगर जितने फिक्स खर्चे अभी तक है वो तो कवर हो ही रहे, बट अगर उससे ज्यादा खर्चे और लगेंगे, आपके एडिशनल खर्चे और लगेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। और अगर एग्जिस्टिंग वालों को कम करना पड़ेगा तो माइनस, तो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, वो क्वेश्चन बोलेगा। तो वो करके आपका निकल जाएगा कितने की पॉलिसी आपको करंट ईयर की लेनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगले साल की एक्सपेक्टेड सेल पे जीपी जो रेट है वो लगाना है, और अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा ऐड या लेस होना तो वो हो जाएगा। ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए बेटा मेरे साथ में, लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक का। वो कहते हैं ट्रेडर पॉलिसी लेना चाहता है इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने के हिसाब से, पॉलिसी अमाउंट नहीं पता कर पा रहा, डिटेल सजेस्ट द पॉलिसी अमाउंट। टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बेटा 36 लाख है, स्टैंडिंग चार्जेस 720 है, नेट प्रॉफिट का रेट वैसे 10% था आपका, सेम ट्रेंड एक्सपेक्टेड, इंक्रीज इन टर्नओवर उम्मीद है 25%, और इसके लिए उसको एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा 50,000 का। तो बेटा पहले पिछले साल का जीपी रेट निकलेगा विच इज नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स। तो नेट प्रॉफिट कितना है 36 लाख का 10% नेट प्रॉफिट है, स्टैंडिंग चार्जेस 720 है और सेल्स थी 36 लाख, तो ये 30% पिछले साल का हमारा जीपी रेट है जो 36 लाख पे बनता है, ठीक है ना। अब हमारे पास बेटा अगले साल मेरी टर्नओवर क्या अभी भी 36 लाख रहेगी, नहीं, उसने बोला हमारी टर्नओवर 25% से बढ़ेगी। सो 36 लाख में 25% का ग्रोथ आएगा मेरी बिजनेस में, तो कितनी बन गई 45 लाख बन गई। और इस पे अब मैं कितना उम्मीद है कितना कमाता हूं, 30% प्रॉफिट रेट है मेरा एक्सपेक्टेड जीपी 30%, इससे मेरे प्रॉफिट और अभी तक के फिक्स खर्चे कवर हो रहे हैं। पर उसने बोला मेरा एडिशनल और भी खर्चा लगना है, कितने का 50,000 का, तो मुझे उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वो खर्चे को भी मैं कवर कर पाऊंगा। तो मेरे को पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए 14 लाख की, कितने की लेनी चाहिए 14 लाख की पॉलिसी मुझे आइडली लेनी चाहिए, जो मेरे बिजनेस को प्रॉपरली कवर कर लेगा, जो मेरे बिजनेस को प्रॉपरली कवर कर लेगा, ठीक है ना। सो दिस इज योर इंटायर चैप्टर रिवीजन बेटा इन लेस देन 1 आवर, अगर मैं बोलूं, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे पॉइंट्स कवर करा दिए, क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिए, कॉन्सेप्चुअली चीजें डिस्कस कर ली। सो अगर हम अपने पास में आराम से मतलब वीडियो को सुन रहे होते और चीजें कर रहे होते तो आपका पूरा चैप्टर फटाफट फ्लो में हो जाता है। कई बार कुछ चीजों के लिए मिसिंग मैं बोलता हूँ, कुछ चीजों के लिए आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। मान लो आपको परचेजेस नहीं दी पर ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दे रहा है, पेमेंट दे रहा है, तो आप परचेज निकाल लोगे। सेल्स की वैल्यू नहीं दी होती, मान लो लॉस ऑफ स्टॉक में, तो वो आप अपना डेटर अकाउंट बना के सेल्स निकालोगे। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल वर्किंग नोट जो बनाने पड़ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली पॉइंट वाइज हमने अपने पास सारी चीजें डिस्कस कर ली एटलीस्ट, जिससे आपको चीजों की क्लैरिटी हो। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ट्रेंड का पॉइंट, अच्छे वाले पॉइंट्स, साथ में ट्रेंड कैसे निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ पॉलिसी मोड। सो विद दिस आपके पास में ये रिवीजन बेटा आपकी क्या होती है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप बच्चे हमेशा अपने पास में अच्छे तरीके से बेटा अपनी तैयारी करते रहिए, मेरी बेस्ट विशेष हमेशा से आप बच्चों के साथ में, एंड होपफुली आप लोगों को बेटा ये जो रिवीजन मैंने कराई है ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या आप लोगों का चैप्टर अच्छे से रिवाइज हुआ या नहीं हुआ। एंड अपना ध्यान रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें। मिलेंगे हम अपने पास में अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट एंड बाय बाय।